जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बच्चों, पॉलिटिकल साइंस की आपकी जो पहली किताब है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार वाली, इस किताब का पूरा सिलेबस इस वीडियो में, एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, बेसिकली पिछले 10 साल के पेपर में आपकी इस किताब से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में, एक ही वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, बेसिकली इसे हम 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला जो है वो रहेगा 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा जो है वो रहेगा 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और तीसरा जो है वो रहेगा 6 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और चौथा जो है ये रहेगा आपका 50 प्लस एमसीक्यू के बाद। ठीक है, तो इससे पहले एक वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जिसमें मैंने आपको 2 मार्क्स के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का भी, और सेम चीज आप यहाँ पे आई बटन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो 4 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्हें हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, बाकी 6 मार्क्स की और एमसीक्यू की वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जल्दी से जल्दी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 4 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले। वैसे 20 में आपको कराऊंगा, 15 बता रखे हैं। ठीक है, 20 कराऊंगा, और ये वो क्वेश्चन है जो आपसे पिछले 10 साल के पेपर में इस किताब से पूछे गए आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आपको हिंदी में समझाता चलूंगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आंसर दिखा दूंगा, जिससे कि वो भी अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन के आंसर को समझ सके। ओके, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपकी जो आंसर होती है उसका एक बेसिक सा फॉर्मेट भी बना रखा है। ठीक है, जिससे कि आपको ये बता सकूं कि 4 मार्क्स के जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको बस आपका जो फ्रंट पेज होता है बस ये भरना है, और अगर किसी में थोड़ा ज्यादा लिखना है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है ना, तो आइए शुरुआत करते हैं 4 मार्क्स के टॉप 20 या फिर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सबसे पहला प्रश्न जो कि आप सभी को पता भी होगा, प्रश्न हमारे सामने ये है कि किसी देश के सफल शासन स्वरूप संविधान के कार्य अथवा आवश्यकता लिखिए। यानी सिंपल सा क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें बताना है संविधान के कार्य क्या है या फिर संविधान की आवश्यकता क्या है। और ये दोनों ही अगर आपसे पूछा जाए या फिर दोनों में से कोई एक भी पूछ दिया जाए तो आपको आंसर एक ही लिखना है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। बस आवश्यकता में एक पॉइंट अलग हो जाएगा और संविधान के कार्य में आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो लिखेंगे इस तरीके से, संविधान के कार्य अथवा आवश्यकता निम्नलिखित है। पहले हम आपको इसकी आवश्यकता के 2 पार्ट बता देते हैं। सबसे पहली आवश्यकता ये होती है कि अगर किसी देश में शासन व्यवस्था को हमें अच्छे तरीके से चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ नियम चाहिए होते हैं जिससे देश देश का जो शासन है वो अच्छी तरीके से चल सके। तो ऐसे नियम हमें कौन देता है बच्चों? संविधान प्रदान करता है। ठीक है, तो हमें इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है। दूसरी आवश्यकता इसलिए है ताकि वे देश जहां पे साम्यवाद है, यानी कि जो किसी देश के गुलाम बने हुए हैं, उनको उनसे आजाद कराने के लिए और साथ ही वहां पे लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तीसरी आवश्यकता है कि मानवाधिकारों का पालन करवाने के लिए। ठीक है, और यही आवश्यकता को आप कार्य में भी लिख सकते हैं। मेन जो कार्य होते हैं बच्चों, वो हमारा पहला यहां से शुरू होगा कि एकता एवं विश्वास की स्थापना। देखो, हम सभी को पता है भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, जिसमें पूरब से लेके, ठीक है ना, यानी कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ठीक है, नॉर्थ साउथ यानी जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बहुत धर्मों को मानने वाले, जाति भाषा और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में इतनी बड़ी विविधता जिसमें 135 करोड़ की आबादी है, इनमें एकता बनाए रखने के लिए, विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें कुछ नियम कायदे कानून चाहिए होते हैं। तो ये कार्य कौन करता है या इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है, ठीक है, संविधान। ओके, दूसरी है बच्चों मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। देखो, सरकार जो है, वैसे संविधान ने ये कहा हुआ है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो उसके लिए न्यायपालिका की बेसिकली सुरक्षिता की गई है कि अगर उल्लंघन होता है तो आप जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ये बहुत जरूरी है, ये इसका कार्य भी है और इसकी आवश्यकता भी एक तरीके से। ठीक है, तीसरा ये है निर्णय लेने की शक्ति, यानी कि संविधान जो है वो ये तय करता है कि देश के लिए मेन जो निर्णय है वो कौन लेगा। ठीक है, और बेसिकली ये चुने कैसे जाएंगे। तो निर्णय लेने की शक्ति है बच्चों संसद के पास में, और इसको चुनने का अधिकार नागरिकों का, यानी कि हम आम जनता का है, मतदान प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, और चौथा है सरकार का निर्माण। बेसिकली संविधान ये कहता है कि जो भी सरकार का निर्माण होगा वो जनता के द्वारा होगा, यानी कि
जनता अपने मत के अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो सरकार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और उनकी अधिकारों की रक्षा करते हैं, उनके विकास के लिए कार्य करते हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एक सफल संविधान के कार्य या फिर आवश्यक। ठीक है भाई, सारा का सारा आंसर समझ में आ गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो ऐसे देख लेंगे कि राइट द फंक्शंस और नेसेसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सक्सेसफुल गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिटी एंड ट्रस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर एंड गवर्नमेंट फॉर्मेशन। बाकी के 2 पॉइंट इसकी बेसिकली नेसेसिटी के ऊपर है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा हो गया। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने ये है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन करो। ये प्रश्न बच्चों 4 नंबर में ज्यादातर पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति को यदि उसके पद से हटाना है तो क्या प्रक्रिया होती है वो समझाओ, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया समझाओ, राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन कीजिए या फिर महाभियोग का ही वर्णन कीजिए। तो कई तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये होता क्या है राष्ट्रपति पर महाभियोग। बेसिकली महाभियोग का एक शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें तो ये एक न्याय की प्रक्रिया होती है जो कि राष्ट्रपति के ऊपर चलाई जाती है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। बेसिकली हमारा भारतीय संविधान जो है इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 61। इस अनुच्छेद 61 में ये कहा गया महाभियोग कैसे क्यों लगा सकते हैं आप? महाभियोग आप तब लगा सकते हैं राष्ट्रपति पे जब कोई भी राष्ट्रपति, जैसे वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, तो यदि वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं यानी कि संविधान का उल्लंघन करती हैं, संविधान के दायरे से बाहर रह के कार्य करती हैं, तब उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है ना, ये बात आ जाती है। और महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में, चाहे उच्च सदन हो यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले प्राप्त होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में जब ये बेसिकली जैसे 2 सदन है, ठीक है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, तो पहले सदन में क्या होता है कि यहाँ पे पारित हो गया कि भाई हाँ राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से, कम से कम 2/3 बहुमत से। ठीक है, तो लोकसभा से मान लेते पारित हो गया, फिर ये जाएगा बच्चों राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जब ये जाएगा तब राष्ट्रपति को पता चलेगा कि भाई मुझे निकालने की तो साजिश की जा रही है। जब लोकसभा में उसको हटाने की बात होगी ना तब तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, जब राज्यसभा में यानी कि जब दूसरे सदन में, चाहे लोकसभा राज्यसभा कोई सा भी हो सकता है, जब दूसरे सदन में जाएगा ना तब राष्ट्रपति को यह सूचित किया जाएगा कि हमने आपको हटाने की एक प्रक्रिया तो खत्म ही कर ली। ठीक है ना, और दूसरा सदन ये देखता है कि हाँ भाई अगर ऐसा है तो हटा देंगे, नहीं है तो नहीं हटाएंगे, और दूसरे ही सदन में राष्ट्रपति को अपना स्पष्टीकरण, अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलता है। पहले सदन में तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, अगर स्वीकार कर लेता है दूसरा सदन भी तो उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। तो यही बात होती है। ठीक है ना, सिंपल सा पार्ट है महाभियोग का। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देख सकते हैं डिस्क्राइब द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के संबंध में क्या क्या पार्ट आप लिख सकते हैं, तो सारे के सारे आप यहाँ पे एक ही बार में रीड आउट कर सकते हैं। ओके, बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न हमारे सामने ये है कि भारतीय संविधान में वर्णित समानता के अधिकार को स्पष्ट करो। देखिए आपके टोटल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, और हर एक पेपर में मैंने आपको टोटल ये सारे अधिकार करवा भी रखे। इस वीडियो में हम समानता के अधिकार को अच्छे से समझेंगे संविधान के अनुसार। ठीक है, तो संविधान के अनुसार भारतीय जो समानता का अधिकार है वो टोटली अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक दिया गया। हमारा सबसे पहला संविधान अधिकार यही है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो जो है आज का आपका कम से कम 1 घंटे का बनेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख लेना क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस और आपकी तैयारी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी होगी। ओके, देखिए समानता पहले आप ये समझिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखो हमारे देश भारत में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले अलग अलग मूलवंश के, अलग अलग जातियों के, स्त्री पुरुष लिंग के आधार पे, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पे या फिर किसी भी आधार पे किसी भी बात के लिए कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये समानता है। ठीक है, अब समानता के अधिकार को बेसिकली 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो है वो है हमारा अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि जो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कानून बनाया है, लॉ बनाया है, उस लॉ के आगे जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो सभी समान होंगे और सभी को कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है ना, सबसे पहली बात कि कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अनुच्छेद 15 में यह बताया जाता है कि यदि कहीं पर भेदभाव हो भी रहा है तो उसके लिए सरकार को कड़े से कदम उठाने के लिए
ये जो अनुच्छेद है वो अधिकार देता है। जैसे कि सरकार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे कोई भी भेदभाव होता है तो कड़ा कदम उठाए। पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मुक्त समाज की स्थापना करनी है, भेदभाव मुक्त समाज की। अगर होता भी है तो जो कर रहा है ना ऐसा भेदभाव, उसके साथ में बहुत ही कठिन कदम उठाए। ठीक है? और अनुच्छेद 16 ये कहता है कि जो भी सार्वजनिक नियुक्तियां होंगी इसमें अवसर की समानता रहेगी, अर्थात भेदभाव नहीं होगा। जैसे सार्वजनिक नियुक्तियां यानी कि जो भी सरकारी अफसर होते हैं, जैसे कोई फॉर्म निकलता है आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी वगैरह व्हाटएवर, ठीक है ना? तो इसमें समानता रहेगी, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं कि भाई तो दूसरे धर्म का है, तेरी जाति छोटी है, आप स्त्री हो, ठीक है, आपका जन्म स्थान अलग है, आप काले गोरे हो, ऐसे आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है? और चौथा तो भाई सबसे बड़ा है कि ये जो भेदभाव था, ये जो छुआछूत थी, ऊंची नीची जात की काले गोरों वाली, इसको पूरा का पूरा समाप्त कर दिया भारतीय संविधान। ठीक है? और इवन अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण भी दिया गया। ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, अनुच्छेद नंबर 17। फिर बारी आती है अनुच्छेद नंबर 18। 18 सॉरी, हाँ 18 में बेसिकली पॉइंट नंबर हमारा 5 है, अनुच्छेद नंबर 18। बेसिकली इसमें ये कहा गया, सरकार को ये कहा गया, संविधान ने कहा कि सरकार के द्वारा, एक है सैनिक क्षेत्र में और दूसरा है शैक्षिक क्षेत्र में। शैक्षिक क्षेत्र में जैसे कि उपाधियां हो गई, डॉक्टर का हो गया, ठीक है, और प्रोफेसर हो गए, ऐसी उपाधि। ठीक है? सैनिक में जैसे कि ब्रिगेडियर हो गए, कर्नल हो गए। तो ये उपाधियां आप देख सकते हो केवल सैनिक एक शैक्षिक मामले में, बाकी अन्य मामले में उपाधियों पर रोक लगा दी गई। ठीक है? तो ये है हमारे भारतीय संविधान में वर्णित समानता का अधिकार। ठीक है? अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है सरकार भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करे। अनुच्छेद 16 कहता है कि भेदभाव नहीं होगा, जो अवसर निकलते हैं उसमें। 17 छुआछूत की समाप्ति है। 18 कहता है कि सैनिक और शैक्षिक क्षेत्र की उपाधियों के अलावा अन्य उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है? सिंपल सा। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, वो यहां से देख लेंगे, एक्सप्लेन द राइट टू इक्वालिटी मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वालिटी का पहले आप मीनिंग समझिए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 एंड 18 क्या-क्या पार्ट है इसके, वो आप इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों प्रश्न, और ये प्रश्न जो है वो आपसे हो सकता है कि 6 नंबर में पूछ लिया जाए। ठीक है? तो मैं आपको आंसर ऐसे ही बताऊंगा, 6 नंबर में पूछा जाए तो कैसे लिखना है। ठीक है? चुनाव आयोग की आपको क्या करना है, कार्य लिखना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि चुनाव आयोग की स्थापना क्यों हुई और कब हुई। तो भारत में जो भी चुनाव होते हैं, ठीक है, या फिर चुनाव ऐसे जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से हो सके, इसके लिए जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, ठीक उसके एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। किस किस उद्देश्य से? ताकि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किए जा सके। ठीक है? अब इसके बहुत से कार्य हैं। ये जो संस्था है चुनाव आयोग, ये एक स्वतंत्र संस्था है जिसपे किसी का भी कोई प्रभाव नहीं होता है, और ये भारत में सभी प्रकार के चुनाव करवाती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, ठीक है, चाहे फिर प्रधानमंत्री हो, सभी के चुनाव यही करवाती है। ठीक है? अब चुनावी प्रक्रिया में ये सबसे पहले क्या करती है, निर्वाचक नामावली तैयार करती है, यानी कि कौन कौन मत दे सकता है, यानी कि मतदाता जो सूची होती है वो तैयार करती है, और कितने राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़ेंगे उनका पंजीकरण करती है और उनको मान्यता देती है, साथ ही चुनाव चिन्ह का आवंटन भी यही करती है। ठीक है? राजनीतिक दलों को उनका राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और अन्य आधार पर जो वर्गीकरण करना है, जो मान्यता देनी है, वो भी यही करता है। ठीक है? अब बारी आ जाती है कि मान्यता मिल गई, सब कुछ हो गया पार्टी वार्टी को, उसके बाद में राजनीतिक जो दल हैं इनको चुनाव चिन्ह देना, ठीक है, इनके बीच में जो विवाद होता है चुनाव चिन्ह को लेकर उसका निपटारा करना यही करता है। ठीक है? और कई बार ये भी होता है कि किसी बंदे ने भ्रष्टाचार के जरिए रिश्वत वगैरह देके चुनाव जो है वो जीत लिया, या फिर बेसिकली किसी तरीके से गलत तरीके से धड़ल्ले से उसने जो सीट है वो हथिया ली है। तो ऐसे में उसका निर्वाचन आयोग किया जा सकता है, दोबारा से चुनाव ये करवा सकता है। ठीक है? 7वां परिसीमन आयोग अधिनियम आया था 1952 में। इस अधिनियम के अनुसार चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमांकन करता है। ठीक है? और 8वां क्या हो जाता है, आचार संहिता लागू करना, यानी कि जब चुनाव आयोग कह देता है कि इस दिन चुनाव की घोषणा होगी, जिस दिन वो कहेगा उस दिन से लेकर चुनाव परिणाम के आने तक आचार संहिता लागू हो जाती है, और इसके दौरान कोई भी बंदा ऐसे कार्य नहीं कर सकता जो चुनाव आयोग ने कहे हो कि नहीं करने। जैसे कि कोई भी धर्म के आधार पे किसी को भड़का नहीं सकता है, ठीक है, साथ ही कोई लुभावनी बातें नहीं कर सकता है, और ज्यादा बड़ा कुछ वादा वगैरह नहीं कर सकता है। तो ये बातें आ जाती है।
ठीक है भाई। तो ये है चुनाव आयोग के कुछ मुख्य कार्य। टोटल देखिए ये वैसे कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, लेकिन मोस्टली 6 मार्क्स में आता है, तो आपको ये पूरे नंबर लिख देना। ठीक है। मैं आपको लग रहा होगा कि सर जी अरे 4-5 लाइन में आ गया। जब अपना पेपर लिखोगे ना, तो मैं आपको बताऊं, ये जो मेरी ये 2 लाइन है ना, ये दो नहीं, ये बेसिकली मान लो कि 1-4 है। ठीक है। मतलब टोटली 8, अरे 1 सेकंड रुको। मान लेते हैं ये वाली मेरी जो 1 लाइन है ना, ये आपकी 1.5 लाइन में चली जाएगी जब आप लिखेंगे, क्योंकि आप लिखते ही इतना बड़ा है, आंसर शीट भी आपकी छोटी होती है। ठीक है ना? तो यही चीज है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख लेंगे, राइट द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन। ठीक है ना? तो इलेक्शन फंक्शंस के क्या-क्या राइट्स हैं, उन बारे में आप ये आंसर यहाँ से इजीली देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सारे के सारे पार्ट। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। 5 में पूछा गया बच्चों कि भारत में जो संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई है, आपको इसके विकास का वर्णन करना है। ठीक है? तो भारत में संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई है, बिल्कुल ठीक है। तो आइए वर्णन करते हैं इसका। लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि भारतीय संविधान में कार्यपालिका का जो संसदीय स्वरूप अपनाया गया, ये लिया किस देश के संविधान से गया है बच्चों? ब्रिटिश संविधान से लिया गया। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा भारतीय संविधान जो है ना, वो उधार लिए हुए सिद्धांतों का थैला या फिर फूलों के गुलदस्ते के समान है। ठीक है। अब ये जो संसदीय कार्यपालिका थी, इसकी जड़ें उभरी थी बच्चों 1919 और 1935 में जो संसदीय व्यवस्था हुई थी उससे। जो भी हमारा जब संविधान निर्माण शुरू हुआ था, उस समय हमारे संविधान निर्माता जो थे, वो एक ऐसी सरकार चाहते थे, जिसमें व्यक्ति पूजा पर अंकुश लगा हो। यानी कि हमारे संविधान निर्माता तकरीबन मान सकते हैं 389 माउंटबेटन योजना के बाद में टोटल बच गए थे 299। ठीक है, माउंटबेटन योजना के बाद में बचे थे 299। तो शुरुआत में ये जो 389 बंदे थे, ठीक है, संविधान निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्य, ये ऐसा मानते थे कि हम अपने भारत की जो शक्ति संतुलन है, उसको ऐसे करेंगे कि कोई एक संस्था पूरे संविधान को या फिर देश को हथिया ना सके या संविधान को खत्म ना कर सके। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। क्यों? क्योंकि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ही जो हमारी शक्तियां संविधान की, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक जो है न्यायपालिका। ठीक है। कार्यपालिका जो है, ये विधायिका के प्रति या फिर जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी, और इनमें यदि कोई विवाद हो जाता है, तो फिर वो जो न्यायपालिका है, वो आई जाती है इनके विवादों को सुलझाने के लिए। ठीक है। इसी तरीके से भारतीय संविधान में औपचारिक रूप से कार्यपालिका की शक्तियां किसे दी गई है बच्चों? राष्ट्रपति को दी गई, जो महत्वपूर्ण है। लेकिन महत्वपूर्ण तो जरूर है राष्ट्रपति के पास शक्तियां, लेकिन वो इनका उपयोग तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री की सलाह ले या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। ठीक है। उसके बाद में प्रधानमंत्री केंद्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। ये हमारे भारतीय संसद की खूबियत है कि केंद्र स्तर पर एक प्रधानमंत्री होता है और 28 राज्यों में अलग-अलग एक-एक मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। राज्यों के स्तर पे राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, ये मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। जबकि केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनकी मंत्रिपरिषद, ये सभी मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। ठीक है, संसदीय कार्यपालिका। ओके, तो ये है भारत में संसदीय कार्यपालिका का स्वरूप, जो आप अच्छी तरीके से समझ गए। ओके बच्चों, समझ में आ गया? चलिए अब इसको इंग्लिश में देखेंगे। अरे इतनी जल्दी नहीं भाई। डिस्क्राइब द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। ठीक है। तो क्या है भाई इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं, आप इजीली इनको यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इंग्लिश में इसलिए मैंने आपको सीधा सीधा विदाउट मार्क वैसे मार्क करके, जैसे हिंदी में समझा उसके अकॉर्डिंग समझा, क्योंकि इंग्लिश में है तो सेंटेंस फॉर्मेशन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए सीधा आपको यहीं पे समझ। ठीक है। बाकी आपको सारी चीज समझ में तो आ ही रही। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा गया बच्चों, लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन। वैसे तो ये प्रश्न है आपका 6 नंबर का। ठीक है, ये प्रश्न है आपका 6 नंबर का, लेकिन मैं 4 नंबर में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि और भी प्रश्न है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ लोकसभा की शक्तियां क्या है, तो 4 नंबर में आपसे ऐसे पूछा जाए। ठीक है ना, अलग से। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली शक्ति ये है कि लोकसभा जो है, ये संघ सूची और संवत्ति सूची के विषयों पर कानून बनाती है। ठीक है। दूसरी जो है संघ सूची, यानी कि जो जिसमें विषय केंद्र वाले होते हैं। संवत्ति सूची में जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है। दूसरा जो है धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत कर पारित कर सकती है। ठीक है। और तीसरा, ये संवैधानिक संशोधन पारित करती है, और ये सेम जो है वो राज्यसभा का भी आ जाता है, दोनों ही संवैधानिक संशोधन पारित करती है। लेकिन जब बात आती है आपातकाल की घोषणा करने की, तो इसका अधिकार
मात्र किसके पास है? लोकसभा के पास। ठीक है। पांचवा ये है कार्य प्रस्ताव के जरिए बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य जो है इनको ये स्वीकृति देती है। और छठा ये है कि प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर या फिर अवसर प्रस्ताव के माध्यम से ये कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। ठीक है। और यही सेम है राज्य का भी। ओके। सातवां क्या है कि राष्ट्रपति के मामले में और उपराष्ट्रपति के मामले में यही चुनाव करती है सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ये हटा भी सकती है। और आठवां ये है कि समिति और आयोगों का ये गठन करती है जब भी इसे कुछ विधेयक वगैरह बनाना होता है, फिर ये उनके प्रतिवेदनों पर विचार। ठीक है। तो इसमें 3 से 4 जो है वो राज्य सूची वाली भी राज्य शक्तियां भी आ जा सकती हैं और लोकसभा की वजह। ठीक है। तो लोकसभा की ये कुछ मेन शक्तियां हैं। ठीक है। कानून बनाना, विधेयक प्रस्तुत करना, संविधान संशोधन आपातकाल लागू करना, ठीक है, स्वीकृति देना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव और न्यायाधीशों को हटाना, ठीक है, और बाकी की चीजें। फिर जब बारी आती है कि राज्यसभा की शक्तियों की, छठा क्वेश्चन है वैसे तो ये, तो सामान्य विधेयकों पर ये विचार करती है। ठीक है। धन विधेयक के मामले में ये संशोधन प्रस्तावित कर सकती है और संवैधानिक संशोधन को ये भी पारित कर सकती है। प्रश्न पूछकर, संकल्प लाकर, प्रस्ताव प्रस्तुत करके ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ठीक है। और साथ ही संसद को ये राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है कि यदि संसद चाहे तो राज्य सूची में किसको कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? एक सेकेंड, सॉरी, जो राज्यसभा है अगर ये चाहे तो इसकी जो राज्य सूची के कुछ विषय विषय हैं उसमें संसद को अधिकार दे सकते हैं कानून बनाने के, यदि राज्यसभा चाहे तो। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में चुनाव में भागीदारी भी होती है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को हटा, उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनको हटा भी सकती है। ठीक है। लेकिन राज्यसभा की जो एक और बड़ी विशेषता है वो ये है कि यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसका प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से राज्यसभा की शक्तियां आपको समझ में आ गई और लोकसभा की भी। ठीक है बच्चों, तो ये लोकसभा की शक्तियां हो जाती हैं सारी की सारी, और ये जो है वो राज्यसभा की शक्तियां। ठीक। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देखेंगे डिस्क्राइब द पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा का पावर क्या है? ठीक है, लोकसभा की पावर्स क्या है वो आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक। एंड द सेकेंड पार्ट इज की पावर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की क्या क्या पावर है वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आगे बात करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में पूछा गया बच्चों कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों को सबसे बड़ा संरक्षण माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है। कैसे माना जाता है, कुछ एग्जांपल के जरिए बताइए, ये समझा। ठीक है। तो लिखेंगे आंसर इस तरीके से कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इस मान्यता पर जोर देता है कि हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 21 है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 21, जीवन जीने का अधिकार। इसमें ये शामिल है कि हमें एक तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के साथ साथ हमें अपने जीवन जीने के लिए कुछ शक्तियां चाहिए, तो वो शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय हम आम नागरिकों को देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जीवन जी रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में हमें अपने जीवन के विकास के लिए स्वच्छता, शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान ये चाहिए। तो ऐसी जो शक्तियां हैं, बोलने की शक्ति, आने जाने की शक्ति, ये सभी सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि भाई नागरिकों को मिलना चाहिए। ठीक है। बेसिकली होता यह है कि न्यायपालिका द्वारा कई रिट जारी किए जाते हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार रक्षा। ये कुछ ऐसे रिट हैं जो जारी किए जाते हैं तब जब किसी नागरिक को ये लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और वो अपनी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में जाके दायर करता है, तब न्यायपालिका ऐसा करती है, रिट जारी करती है। ठीक है, इसीलिए इसे संरक्षक माना जाता है। तीसरे पे आप ये ले सकते हैं कि जन सेवा की भावना से भरे हुए कुछ, यानी कि ऐसे नागरिक जो जन सेवा करना चाहते हैं, कुछ ऐसे सामाजिक संगठन, कुछ ऐसे वकील हैं, तो इनको क्या करना होता है, ये जो न्यायपालिका होती है, ठीक है, ये इनके माध्यम से जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इनकी याचिकाएं दायर करते हैं और उन्हें फिर न्याय दिलाते हैं। इसीलिए इन्हें मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर उच्च न्यायालय। ठीक है। चौथा ये है कि जो बंदे चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, तो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति के बारे में
अपनी शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया गया। यानी कि जो भी बंदा प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, जब भी वो अपनी शपथ ग्रहण करे, इवन चुनाव होने से पहले भी, वोट पड़ने के पहले ही उसकी संपत्ति के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। कहीं पता चले कि नर्सरी फील्ड को आपने प्रधानमंत्री बना दिया, वहीं एक अच्छा खासा पॉलिटिशियन पहले से बैठा हुआ है जिसने न जाने कितनी सारी पढ़ाई कर रखी है, हजारों किताबें पढ़ गया होगा, और आपने जिसने कभी किताब उठाई भी नहीं उसे चुन लिया। तो इसीलिए सबसे पहले तो उसकी संपत्ति, शैक्षिक योग्यताओं के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है? ताकि लोग अपनी सही जानकारी के आधार पे अच्छे प्रतिनिधि को चुन सकें। तो इससे भी क्या होता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। मेनली जो आपका बच्चों आंसर है, वो यहाँ पे 3 पॉइंट में ही, ठीक है? पहला, दूसरा और तीसरा। बाकी जो मैंने ये बताया कि मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन हो तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, वहाँ पे अपील कर सकते हो और वो कुछ रेट जारी करेगा, फिर आपका ये तीसरा दूसरा पॉइंट आ जाता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ओके? अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो ऐसे देख लेंगे कि द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कंसीडर्ड द बिगेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन। बिल्कुल राइट है भाई। अब राइट कैसे है उस बारे में आप इन पॉइंट्स को पढ़िए आसान तरीके से, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संघ, राज्य और संवत्ति सूची का वर्णन करो। ये प्रश्न भी आपका 6 नंबर का ज्यादातर, ठीक है? कि संघ सूची, राज्य सूची और संवत्ति सूची का वर्णन कीजिए, ठीक है? तो आइए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संघ सूची। देखो जैसा कि नाम से पता चलता है, संघ सूची बेसिकली इसमें कैसे विषय होंगे? इसमें विषय होंगे राष्ट्रीय महत्व के विषय, यानी कि जो केंद्र के विषय होते हैं, एक राष्ट्र के विषय होते हैं, ठीक है? जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले, रेल, बंदरगाह, बैंक, खनिज, संसद का कानून बनाना, और ये सारे काम कौन करता है? संघ सूची वाले संसद करती है, ठीक है? टोटल कितने विषय हैं? टोटल लगभग जो है ना वो 99 विषय हैं। लगभग कितने बच्चों, कितने बच्चे कितने हैं इसमें? 99 विषय, ठीक है? संघ सूची में। तो आपको समझ में आ गया ना संघ सूची क्या है? बेसिकली संघ सूची जो है इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, लगभग 99 है, जैसे रक्षा, विदेश, रेल, बंदरगाह, बैंक, और संघ सूची पर कानून बनाती है संसद, ओके? दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची में ऐसे विषय होते हैं जो क्षेत्रीय महत्व के होते हैं, यानी कि एक राज्य के विषय, जैसे यूपी, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ऐसे किसी एक विषय, एक राज्य के क्षेत्र के विषय, जैसे कि एक राज्य की पुलिस के बारे में, न्याय के बारे में, स्थानीय शासन, कृषि, सिंचाई या फिर स्वास्थ्य के मामले के जो विषय है वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है? और इसमें कानून कौन बनाता है? इसमें कानून बनाता है राज्य विधानमंडल, ठीक है? राज्य का अपना जो विधानमंडल होता है वो बनाता है। तीसरा है बच्चों संवत्ति सूची। संवत्ति सूची में लगभग 47 से लेकर 52 विषय, जिसमें फौजदारी हो गए, विधि प्रक्रिया, समाज सूची, ये सारे आ जाते हैं। और संवत्ति सूची एक ऐसी सूची है जिसमें राज्य भी और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून का निर्माण करते हैं, ठीक है? एक तो संसद की अपनी संघ सूची है, राज्य की अपनी राज्य सूची है, लेकिन संवत्ति सूची दोनों के लिए, ठीक है? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से, संघ, राज्य और संवत्ति सूची। इसी तरह से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से देख लेंगे, डिस्क्राइब दी यूनियन, स्टेट एंड लिस्ट, ठीक है? तो यूनियन लिस्ट यहाँ पे जाता है, स्टेट लिस्ट यहाँ पे आ जाता है, और कॉन्टिनेंट जो लिस्ट है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? अब इन पॉइंट्स को आप पढ़िए, 4 अच्छे मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में पूछा गया बच्चों कि भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ? ये प्रश्न भी शायद आपसे 6 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन मेनली 4 में आया, एक ही बार 6 में आया, ठीक है? भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे? तो भाई भारत में स्थानीय शासन का विकास कुछ इस तरीके से हुआ कि आधुनिक समय में हम जिन निर्वाचित निकायों को देख रहे हैं, जो हमारे सामने निर्वाचित स्थानीय निकाय हैं, ये बेसिकली 1882 के बाद में अस्तित्व में है, ठीक है? तब जिसे आज हम स्थानीय शासन के निकाय कहते हैं, जिला पंचायत और स्थानीय सरकार जो ग्राम पंचायत वगैरह है, इसे उस समय बोला जाता था मुकामी बोर्ड, ठीक है? 1919 में भारत सरकार अधिनियम जो आया था, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम के तहत अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतें बनने लगी थी, ठीक है? और फिर जब 1952 का, ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा आपका ये हो जाएगा कि 1952 का एक कार्यक्रम निकला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का एक प्रयास ये था कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की सिफारिश की गई, और ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। यानी कि
ये जो 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, इसने स्थानीय शासन के स्वरूप में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत करने की बात कही और ये भी कहा कि इन्हें ना वित्तीय मामले में, पैसों के मामले में केंद्र पर, राज्य पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसीलिए इन्हें अन्य बेसिकली क्या किया जाए, इन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए वित्तीय मामले में। ठीक है। फिर यहाँ पे बात आगे ये उठी कि 1987 के बाद में स्थानीय शासन को ये लगा कि सरकार को ना कि भाई इसे ना मजबूत करना चाहिए, क्योंकि इससे गांव के लोग जो है वो भी शासन में ऐसा लगेगा कि देश को चलाने में उनका भी हाथ है। ठीक है। और मजबूत होगा देश, हमारा एकता बढ़ेगी। तो इसीलिए इसके गहन तरीके से इसको अच्छा बनाने के लिए 1987 से पुनर्वलोकन शुरू हो गया। ठीक है। फिर 1989 में पी के थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की सिफारिश की। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि जो स्थानीय शासन है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने की जो मांग थी वो कब और किसके द्वारा उठाई गई, तो 1989 में और पी के थुंगन समिति के द्वारा। ठीक है। ब्राजील के संविधान में प्रांतीय संविधान, जिले तथा नगर पालिका परिषद की व्यवस्था है, ठीक इसी तरीके से हमारे भारतीय संविधान। ठीक है। अब यहीं पे बात आ जाती है कि हमारा भारतीय संविधान का 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ, जो 1992 में पारित हुआ और 1993 में लागू हो गया, और ये सभी जो स्थानीय सरकार थी, स्थानीय शासन के विकास से जुड़े हुए। ठीक है भाई। तो इस तरीके से भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ, ये प्रश्न आप सभी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चों। चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लेंगे कि हाउ डिड लोकल गवर्नमेंट डेवलप इन इंडिया, कैसे डेवलप हुई लोकल गवर्नमेंट, इसके बारे में आपके सामने ये टोटल पॉइंट्स हैं और आप इन सभी पॉइंट्स को इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भाई भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, संविधान सभा का निर्माण पूछा जा रहा है, संविधान का नहीं। ठीक है ना, संविधान सभा का पूछा जा रहा है, संविधान का नहीं। ठीक है। संविधान सभा के निर्माण में आपको दो बातें बतानी है, एक कैबिनेट मिशन और एक माउंटबेटन योजना बतानी है। ठीक है। तो सबसे पहले हुआ कुछ यूं कि जुलाई 1945 में इंग्लैंड में जब चुनाव हुए तो एक पार्टी थी जिसका नाम था लेबर पार्टी, इसके सरकार बनी। और इस पार्टी ने भारतीय संविधान भारत के लिए संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। ठीक है। और इसी के बाद में वायसराय लॉर्ड वेवल के द्वारा ये कार्य शुरू किया गया। ठीक है। अब ये देखा गया कि भाई भारत को ना भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए, वहां पे संविधान सभा बनाई जाए। तो इसके लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया भारत में 1946 में। याद रखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन का वर्णन कीजिए। ठीक है। या फिर भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हो ये बताना। ठीक है। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य थे, यानी कि अब हम भारत को आजाद करने वाले हैं, ऐसा कुछ मानते हुए अंग्रेजों ने इस कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा। अब इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जो निकाय रहेगा, यानी भारतीय संविधान का जो निकाय रहेगा, भारतीय संविधान की जो सदस्य संख्या रहेगी वो टोटल रहेगी 389। अब इसको डिवाइड किया गया, कैसे किया गया, यूं किया गया कि जिसमें से ना 292 जो प्रतिनिधि है वो ऐसे क्षेत्र से रहेंगे जो ब्रिटिश सरकार वाले प्रत्यक्ष प्रांत है। ठीक है। 4 प्रतिनिधि जो है वो रहेंगे चीफ कमिश्नर के प्रांतों से, और 93 जो प्रतिनिधि हैं वो रहेंगे भारतीय रियासतों से। लेकिन रियासतों को ये कहा गया कि भाई आप चाहो तो आओ या ना हो, आपकी मर्जी। ठीक है। फिर दूसरा है सीट वर्गीकरण, यानी कि पहले तो सदस्य संख्या बता दी 389 है, 292, 4 एंड 93 कैसे लिए जाएंगे वो बता दिया। अब हर एक प्रतिनिधि के लिए जो सीट है वो कैसे वर्गीकृत की गई, तो वो वर्गीकृत की गई थी बच्चों ब्रिटिश प्रांत में से, तो हर एक प्रांत से ले ली गई थी उनके अनुपात के स्थान पे, जिसमें से 10 लाख लोगों पर एक सीट, यानी कि ब्रिटिश प्रांत टोटल 292 बने थे, इसमें से हर एक प्रांत से ऐसे चुना जाना था कि 10 लाख लोग जहां पे होंगे वहां से एक बंदा जो है संविधान सभा में जाएगा। ठीक है। अब प्रत्येक प्रांत की सीट को 3 भाग में बांटा, एक था मुसलमान, सिख और समाज में उनकी जनसंख्या। और फिर ये तो कैबिनेट मिशन के बारे में ये सारी की सारी बातें हो गई। अब इसमें ना 4 मार्क्स में आएगा तो आप माउंटबेटन योजना भी बता देंगे कैसे, कि 3 जून 1947 की इस योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का जब विभाजन होता है तो पाकिस्तान के जब सदस्य हट जाते हैं टोटल 90 सदस्य, तो भारत की सदस्य संख्या मात्र रह जाती है 299। ठीक है। पहले होती है कितनी 389, लेकिन फिर कितनी रह जाती है 299। तो इस तरीके से भारतीय संविधान सभा का निर्माण होता है। ओके। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लेंगे, पहले कैबिनेट मिशन के बारे में पूरी बातें देख लो, सदस्य वर्गीकरण, सीट वर्गीकरण, माउंटबेटन योजना और सीटों का प्रमुख समुदाय के बारे में बात। ओके।
जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लेंगे कैबिनेट मिशन क्या होता है इसके बारे में, मेंबर क्लासिफिकेशन कैसे किया, सीट क्लासिफिकेशन कैसे किया, माउंटबेटन प्लान क्या था, बाकी की बात है। ओके बच्चों, आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, लिखिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और 4 नंबर में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जिसमें इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी जो होती है वो क्या करती है, जैसे चुनाव होंगे तो उससे पहले अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी कर देती है कि हमारे पार्टी से ये प्रत्याशी खड़े होने वाले। ठीक है, और अपने उतने प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितना सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। यानी कि टोटल मान लेते हैं इस किसी ए पार्टी ने टोटल बताया कि हमारे 10 प्रत्याशी लड़ेंगे। ठीक है, और फिर ये चुन लेती है कि 10 में से कितने जो सीटें मिलेंगी उस हिसाब से, जैसे 5 सीटें हैं तो 5 के हिसाब से 5 प्रत्याशी ये चुन लेती है। उसी आधार पे फिर आगे या फिर प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि किसी एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। जैसे कि हमारा ये पूरा का पूरा एक भारत है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप इजराइल ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इजराइल की। ठीक है, तो इजराइल जो है इसको पूरा का पूरा एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाएगा। ठीक है, या फिर कई बार इसको पार्ट में डिवाइड भी किया जा सकता है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मान लेते हैं इजराइल को ना पूरे के पूरे हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि टोटल 10 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, टोटल निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, 10 क्षेत्र बताए गए। ठीक है, लेकिन ये जो समानुपातिक प्रणाली होती है इसमें एक ही निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। जैसे कि इजराइल के ये जो 10 निर्वाचन क्षेत्र हैं, किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से मान लेते 50 प्रतिनिधि चुन लिए और किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से मान लेते 10 प्रतिनिधि। ठीक है ना, तो एक से एक नहीं, दो नहीं, कई चुने जा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो मतदाता किसी बंदे को वोट नहीं देता है, इसमें मतदाता पार्टी को वोट देता है और पार्टी को जो सीटें मिलेंगी उसके आधार पर वो अपने प्रत्याशी को चुन लेता है। जैसे टोटल सीटें मिली इसे 10 या 100 मिली तो अपने 100 प्रत्याशी को चुन लेगा, 10 मिले तो 10 प्रत्याशी को, मतलब कुछ आइडिया होता होगा इनका, उस हिसाब से चुन लेगा। ठीक है, पांचवा क्या है कि हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में फिर सीटें मिलती हैं और विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल हो जाता है। इस तरीके से ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ओके बच्चों, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को इंग्लिश में देखेंगे। व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ये सिस्टम कैसा है बच्चों, इससे आप इजीली यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12, विधायिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में आपको ये पहला पेज भी भरना है। ठीक है, और तकरीबन 4 से 5 लाइन आपको आगे की भी भरनी है। मैं आपको बताऊंगा विधायिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन। विधायिका का पहले आप मीनिंग समझिए। तो बेसिकली हमारा जो संविधान है, ठीक है, इसमें बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारी विधायिका, ठीक है, फिर एक आ जाती है हमारी कार्यपालिका, ओके, और सबसे आखिरी आ जाती है न्यायपालिका। ठीक है, तो विधायिका क्या करती है, विधायिका बेसिकली जो है वो कानून बनाती है, न्यायपालिका कानून को लागू करती है, और सॉरी कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका जो भी विवाद होता है उसका उसे सुलझाती है। ठीक है, तो विधायिका क्या है, विधायिका सरकार का वह अंग है जो देश के लिए देश स्तर पर नीतियां कानून बनाती है। ठीक है, संविधान की कई कार्यकारी शक्तियां भी होती हैं और हमारी भारतीय संघीय विधायिका को संसद कई कार्य होते हैं। सबसे पहला जो कार्य है बच्चों वो होता है कानून का बनाना। क्या कार्य होता है, कानून बनाना। किसी भी विधानमंडल का चाहे लोकसभा या राज्यसभा हो, सबसे अहम जो कार्य है वो यही होता है। ठीक है, भारत की संसद उन तमाम विषयों पर कानून बनाती है जो संघ सूची में और संवैधानिक सूची में दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा है संवैधानिक कार्य, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में केवल और केवल संसद को ही जो है भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया, कुछ भी चेंजेस करने का अधिकार दिया। ठीक है, और ये आसानी से नहीं होता, बहुत ही कठिन कार्य होता है। ठीक है, तीसरा है बहस का मंच। हमारी जो विधायिका है इसमें बेसिकली हम आम जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वही जाते हैं, हमारे मत के आधार पर जाते हैं। ठीक है ना, तो जो भी लोग जाते हैं ये सभी के सभी सांसद जो संसदीय लोग होते हैं, इसमें विभिन्न धर्म जाति भाषा लोग को रखने वाले, अन्य विचार को रखने वाले लोग शामिल होते हैं। तो ये जो है वो विभिन्न पूरे के पूरे देश के जो राज्य हैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है।
चौथा क्या है, कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखो, संसद द्वारा मंत्रिपरिषद की चूक या फिर वचनबद्धता, यानी कि मंत्रिपरिषद ने कुछ कहा वो नहीं किया, ठीक है, कोई गलती की, कोई भ्रष्टाचार किया, तो ऐसे में वो कई प्रस्ताव के माध्यम से, जैसे कि बेसिकली अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, ठीक है, कुछ नियंत्रण लगा के उस पर जो है प्रतिबंध लगाकर उनको रोक सकते, ठीक है ना, ये चीजें आती है। और भी यहाँ पे आ जाता है वित्त का नियंत्रण, जैसे संसद जो है, खास करके जो हमारी लोकसभा होती है, जिसे हम बेसिकली निचला सदन बोलते हैं, इसका कार्यक्षेत्र होता है महत्वपूर्ण अधिकारों का, जो ये सुनिश्चित करती है कि जो सार्वजनिक पैसा है वो कैसे आएगा, कहाँ-कहाँ पे आए हुए पैसे का खर्चा किया जाए, ये तय करता है। ठीक है, कौन? विधायिका का लोकसभा सदस्य। छठा है न्यायिक कार्य। संसद के पास में राष्ट्रपति को चुनने का और राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति को चुनने का भी, उस राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार होता है। सुप्रीम हाई कोर्ट के जजों को हटाने का इसके पास अधिकार होता है, ठीक है ना? बाकी के संघ या राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों को, सदस्यों को, सीएजी सभी पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास में, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया, इस तरीके से ये विधायिका के कुछ प्रमुख कार्य हो जाते हैं, ठीक है? कानून बनाना, संवैधानिक कार्य, बहस का मंच और कार्यपालिका पर नियंत्रण। आगे आ जाता है वित्त का नियंत्रण, ठीक है? वित्त का नियंत्रण और न्यायिक कार्य। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, ऐसे देख लेंगे, डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। तो मेन फंक्शंस क्या-क्या हैं? सबसे पहला आ जाता है लॉ मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, फोरम ऑफ डिबेट, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मीनिंग आप समझ ही जाएंगे। बाकी के 2 पॉइंट और आ जाते हैं, तो कंट्रोल फॉर फाइनेंस एंड जुडिशियल फंक्शंस की बात आ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है बच्चों 30। न्यायिक सक्रियता का वर्णन कीजिए, न्यायिक सक्रियता के नकारात्मक पहलू लिखिए। अब पहले तो ये समझो कि न्यायिक सक्रियता होती क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें न्यायिक सक्रियता की, तो न्यायिक सक्रियता को हम ऐसे मान सकते हैं कि भारत में न्याय करने के लिए जो सबसे अच्छा साधन है वो होती है जनहित याचिका, या फिर कह सकते हो सामाजिक व्यवहार याचिका, इसी को न्यायिक सक्रियता, ठीक है। न्याय के प्रति अधिक से अधिक तीव्र गति से कदम उठाना, जिसके लिए जरूरी होता है जनहित याचिका, ठीक है। न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जिससे मौलिक अधिकारों के विषय क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिले, ठीक है। न्यायिक सक्रियता किससे जुड़ी हुई है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से। अब जब ये न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका के द्वारा अडॉप्ट कर ली जाती है, जब वो शुरू करता है इसको कार्य करना, तो इसके नकारात्मक बहुत से पहलू हमारे सामने निकल के आते हैं। जैसे सबसे पहला, न्यायपालिका का कार्यभार बढ़ जाता है, क्योंकि न्यायपालिका अब जो है ना, छोटे से छोटे मामले की सुनवाई करेगी इसके तहत, ठीक है। दूसरा है कि न्यायिक सक्रियता से एक कार्य होता है ना, जैसे विधायिका का एक कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है लागू करना, न्यायपालिका का काम होता है विवादों को सुलझाना। लेकिन जब से न्यायिक सक्रियता को न्यायपालिका ने चुना है, सुप्रीम कोर्ट ने चुना है, तब से न्यायपालिका ही खुद भी कानून बनाना उसने शुरू कर दी है, खुद ही लागू करने भी शुरू कर दी है छोटे-मोटे तौर पे। तो इससे ये तय करना मुश्किल हो गया कि कौन सा कार्य किस संस्था का रह गया। जैसे वायु और ध्वनि प्रदूषण को दूर करना, ठीक है, भ्रष्टाचार की जांच करना और चुनाव सुधार करना, ये विधायिका के कार्य हैं या फिर कार्यपालिका के हैं। लेकिन जब ये न्यायिक संहिता न्यायपालिका ने अपनाई, तो ये सभी कार्य न्यायपालिका भी कर रही थी, ठीक है ना। तो ये बात आ जाती है तीसरे पॉइंट। चौथा है कि हमारे संविधान का एक सिद्धांत है कि सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। लेकिन जब कार्य ही नहीं समझ में आएगा कौन सा किसका है, तो कोई किसी के अधिकार का सम्मान करेगा? नहीं करेगा। तो वो जो सिद्धांत संविधान का, वो भी इसकी वजह से बाधित हुआ था, क्योंकि सरकार, जो सरकार नहीं, बेसिकली न्यायपालिका जो थी, वो छोटे से छोटे स्तर पर जाकर लोगों को न्याय दिलवा रही थी, उनकी बातों को सुन रही थी, उनकी याचिकाओं को समझ रही थी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। अब इसी क्वेश्चन को जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लेंगे कि डिस्क्राइब जुडिशियल एक्टिविज्म एंड राइट डाउन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में आप ये पॉइंट पढ़ें और ये पढ़ें, उसके बाद में जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जुडिशियली एक्टिविज्म के, वो आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार 376 जो अनुच्छेद है उसका वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा मैंने अलग ही टाइप में बोल दिया। बेसिकली भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 370 है, आपको इसका वर्णन करना है। आइए समझते हैं कैसे। बेसिकली
भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 370 है, ये अगर मैं आपसे कहूँ वर्तमान में तो खत्म हो चुका है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको हटा दिया। ठीक है? बेसिकली ये था ये कि हमारा एक राज्य है जम्मू कश्मीर, उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। कैसा? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था इसके तहत, अनुच्छेद 370 के तहत। जो-जो बातें कही गई हैं, वो आप यहाँ पे देखो। सबसे पहला, अन्य जो राज्य थे, उससे अधिक इसे स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है? हमेशा ये होता है जो हमारी केंद्र सूची होती है या फिर समवर्ती सूची होती है, उसपे जो केंद्र सरकार जब कानून बनाती है, वो सभी हमारी पूरी की पूरी जो कंट्री है, उसके जो स्टेट्स हैं, उनको मानने पड़ते हैं। लेकिन अनुच्छेद 370 के तहत ये कहा गया कि केंद्र सूची, राज्य सूची की कोई भी कानून यदि जम्मू कश्मीर पे लागू करने हैं, तो वहां के आपको अधिकारी से, जैसे वहां के प्रधानमंत्री से या फिर जो भी अधिकारी है, उससे बात करनी पड़ी। ठीक है? सहमति लेनी पड़ी। तीसरा, ये कहा गया अनुच्छेद 370 में कि जम्मू कश्मीर में कभी भी आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक अशांति तो हमेशा बनी ही रहती, कभी आतंकवादियों की वजह से, कभी कश्मीरी पंडितों को भगाने की वजह से। ठीक है? चौथा, कि जम्मू कश्मीर में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी नहीं लागू होंगे जब तक आप राज्य के मुख्यमंत्री की या फिर जो उससे संबंध में बंदे उसकी सलाह नहीं लेंगे। ठीक है? पांचवा, फिर आया अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अनुसार ये कहा गया कि भारतीय संविधान के संशोधन राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। अब वो क्षेत्र जिसे अनुच्छेद 370 के तहत पहले विशेष राज्य दिया गया, दर्जा दिया गया था, अब वो विशेष राज्य तो छोड़ो, राज्य भी नहीं बचा है, क्योंकि अब उसे यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है? तो ये भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 370 की बात थी। ओके बच्चों? अब इसी क्वेश्चन को जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में, यहाँ से देख लीजिए, डिस्क्राइब आर्टिकल 370 अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 370 को अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप कैसे समझेंगे, इस बारे में ये बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके? ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। वैसे तो मैंने आपको बोला था टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 20 करवाऊंगा टोटल। ठीक है? अभी और लगेगा हमें आधा घंटा, है ना? 15 क्वेश्चन। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट करो। यानी कि हमारा भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है या फिर भारतीय संविधान एक गतिशील दस्तावेज है, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे, किसी भी संविधान में भविष्य में बेसिकली ध्यान से समझिए, किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली जो भी चुनौती हैं, उसका समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि उसे बदलना ना पड़े और उसी में थोड़ा बहुत संशोधन के द्वारा उस समस्या से निपटा जा सके। इस मामले में हमारा भारतीय संविधान बिल्कुल सही है। ठीक है? हमारा भारतीय संविधान कुछ मामलों में लचीला है तो कुछ मामलों में कठोर है, जिससे कि ये एक जीवन दस्तावेज बना हुआ है। बना हुआ इसलिए है बच्चों, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि कई बार ये होता है कि परिस्थिति जब सही है तो वो संतुलन सही से चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति बदलती जाएगी और सरकार को ये लगे या संसद को ये लगे कि भाई इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, तो ऐसे में हम परिस्थिति के अनुसार उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है? इसके लिए हमें अपना पूरा संविधान खत्म करने की जरूरत नहीं। ठीक है? दूसरा है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है। जैसे हमारा भारतीय संविधान को लगभग बने हुए तकरीबन 72 वर्ष ऑलरेडी हो चुके हैं, 72 से 73 वर्ष। तो ऐसे में हमारा भारतीय संविधान बहुत सारे तनावों से गुजरा है, जिसमें आपातकाल भी लगा, बहुत सारे दंगे भी हुए थे। ठीक है? तो उन सभी से जूझने के लिए जैसे-जैसे हमें आवश्यकता पड़ती गई, हमने संविधान में संशोधन करना शुरू कर दिया। ठीक है? इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार संविधान में किए गए संशोधन सामंजस्य के साथ कार्य कर रहे थे, यानी कि आसान तरीके से, आसान भाषा में कहें तो जैसे-जैसे समय आता गया, उस तरीके से हमने अपने संविधान में कुछ-कुछ चेंजेस करते गए, हमें पूरा संविधान खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है? समय के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, इसीलिए हम इसे जीवंत दस्तावेज बोलते हैं। ठीक है भाई? तो ये कुछ-कुछ बातें हैं संविधान के जीवंत दस्तावेज होने में। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन। तो आपके ये पार्ट है, आप यहाँ से इन सभी को पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों? चलिए, 50 से 51 मिनट हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर आता है 16। भारत में चुनाव की प्रणाली कौन सी बनाई गई है तथा ये क्यों स्वीकार की गई? भाई ये प्रश्न बहुत ही आसान है और जहां तक मुझे लगता है कि आप सभी को आता भी होगा। कौन सी प्रणाली अपनाई गई है और क्यों इसे स्वीकार किया गया? तो भारत में जो चुनावी प्रणाली अपनाई गई है वो है
सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। कौन सी है बच्चों? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। क्यों स्वीकार की? तो सबसे पहले स्वीकार इसलिए की गई क्योंकि यह प्रणाली बहुत ही सरल है। किसके लिए? ऐसे मतदाता, ऐसे बंदे जिनको राजनीति का, चुनाव का ज्यादा ज्ञान नहीं है, बस उन्हें ये पता है कि ये बंदा इस पार्टी का है, बस हमें ऐसे वोट, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, खास करके जो लोग गांव में रहते हैं। दूसरा, चुनाव के समय जो मतदाता होते हैं, हम जो वोट डालने के लिए जाते हैं, तो हमारे सामने ना एक स्पष्ट विकल्प होता है कि हम जिसे चाहे उसे चुन सकते हैं, ठीक है। कुछ पार्टीज होती हैं, उनका चुनाव चिन्ह होता है, नाम होता है, तो उस आधार पे हम क्या करते हैं, उम्मीदवार के नाम के आधार पे हम अपना मत दे देते हैं, तो एक स्पष्ट विकल्प होता है, ठीक है। तीसरा ये कि मतदाता प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है, क्योंकि भाई मतदाता जो है वो सीधा आके कभी कभी रैली वगैरह निकालता है, तो उसमें वो बातें भी कर लेते हैं, तो वही चीज आ जाती है। चौथा ये है कि इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी कि जिस प्रतिनिधि को हम चुनते हैं अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में, वो हमारे प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है। अगला ये है कि यह प्रणाली, हम ये कह सकते हैं, यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को और ज्यादा मजबूत करती है, यानी कि एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ऐसे तरीके से किया जाता है ताकि उसे ये ना लगे भाई कि कहीं हमारा देश में कोई अस्तित्व है या नहीं, इसीलिए हर एक क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, ओके। छठा, इस प्रणाली में खर्चा बहुत ही कम आता है और इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं वो एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। और इस चुनावी प्रणाली की वजह से एक स्थायी सरकार बनती है और संसदीय सरकार अच्छी तरीके से चलती है, ठीक है भाई। तो ये कारण है भारत में अपनाई गई चुनावी प्रणाली की विशेषता कह सकते हैं बेसिकली, या फिर क्यों स्वीकार की गई वो बात है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के आंसर देख लेंगे, विच सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज अडॉप्टेड इन इंडिया एंड व्हाई वाज इट एक्सेप्टेड। तो क्यों है, कैसे है, सारी चीजें देखेंगे। क्यों है, कैसे है, सारी चीजें आप यहाँ पे देख लेंगे, वो रही, सॉरी, व्हाट एंड व्हाई, ये चीज है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा गया नौकरशाही किसे कहते हैं, इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो पहले हम समझेंगे नौकरशाही का अर्थ, फिर इसके सदस्यों के चुनाव के बारे में बात, ठीक है। चलिए नौकरशाही को समझते हैं। देखिए, नौकरशाही का एक बेसिक सा मीनिंग इस तरीके से होता है कि नौकरशाही को ना हम नागरिक सेवा भी कह सकते हैं। कैसे भाई? क्योंकि शासन के अन्य कार्यकारी अंग जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, ठीक है, नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन होता है, ठीक है। इसीलिए इस ढांचे को और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए हम इसे नागरिक सेवा कहते हैं, ठीक है। यानी कि नौकरशाही जो है वो एक तरीके की नागरिक सेवा है, जिसमें सरकार के जितने भी स्थायी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, स्थायी कर्मचारी यानी कि जो हमारे अधिकारी लोग होते हैं, आईएएस, आईपीएस या फिर यूपीएससी एग्जाम देके जो भी बंदे अधिकारी बनते हैं, अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो स्थायी होते हैं, जिनको हम नहीं चुनते बल्कि वो किसी एग्जाम के जरिए चुने जाते हैं, उनको हम बोलते हैं नागरिक सेवा वाले अधिकारी या फिर नौकरशाही वाले अधिकारी, ठीक है। और ये अधिकारी मंत्रियों को उनके कानून, नीतियां वगैरह लागू करने में मदद करते हैं, ठीक है। इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो बेसिकली भारत में जो सिविल सेवा के सदस्य हैं, इनकी भर्ती की प्रक्रिया का कार्य दिया जाता है संघ के रूप में, केंद्र के रूप में यूपीएससी को। किसको दिया जाता है? यूपीएससी को क्या बोलते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। क्या बोलते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। ये होता है केंद्र के आधार पे। वहीं जब राज्य के आधार पे बात आती है तो ये कार्य करते हैं लोक सेवा आयोग, ठीक है। कौन करते हैं? सॉरी, मतलब लोक सेवा आयोग ऐसे राज्य में भी है, उसे राज्य लोक सेवा आयोग, और केंद्र पे संघ लोक सेवा आयोग, ओके। जो लोक सेवक के बंदे होते हैं, इनकी नियुक्ति होती है उनकी दक्षता, यानी कि उनकी योग्यता के आधार पे किया जाता है। लेकिन दलित हो गए, आदिवासी हो गए, महिलाएं हो गई, उस संविधान में संरक्षण दिया गया है, तो इस आधार पर भी किया जा सकता है, ठीक है भाई। तो नौकरशाही क्या है, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, सिंपल सिंपल से ये बातें आपको समझ में आ गई, ओके। देखो जाना मत, क्योंकि अभी और 3 क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं। व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी एंड हाउ आर द मेंबर्स इलेक्टेड। तो ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग क्या है, पहले आप मीनिंग के बारे में ये पढ़ लेंगे। एंड इलेक्शन कैसे होता है मेंबर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी का, तो वो आप यहाँ से ये पढ़ लेंगे, ओके भाई। आगे समझ में अच्छे तरीके से, आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 18। 18 में पूछा गया बच्चों कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो न्यायपालिका कैसे स्वतंत्र है या फिर इसे आप क्या समझते हैं, ये समझाइए। तो देखो न्यायपालिका,
जो कि न्याय करने की एक सबसे उपयुक्त संस्था मानी जाती है, यानी कि न्याय करने के मामले में ये एक ऐसी संस्था है जो सबसे सर्वोच्च है, जिसे संविधान ने भी मान्यता दे रखी है। संविधान का ही तीसरा अंग एक तरीके, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसकी स्वतंत्रता को कैसे हम निश्चित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है योग्यता के बारे में, कि किसी भी व्यक्ति को यदि न्यायपालिका का न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए जरूरी है उसको वकालत का यानी कि कानून के बारे में पता होना चाहिए। राजनीति उसे पता हो डज नॉट मैटर, लेकिन वकालत यानी कि कानून उसे पढ़ना आना चाहिए, यानी कि उसे सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कि विधायिका और कार्यपालिका यानी कि हमारे संसदीय लोग, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद के लोग, ये सभी न्यायपालिका के जो कार्य होते हैं उसमें बाधा ना पहुंचाएं, तो इससे न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएगी, ठीक है। इवन न्यायपालिका जो भी निर्णय लेती है, इस निर्णय में भी सरकार का कोई अंग, कोई व्यक्ति बाधा ना पहुंचाए, ठीक है। चौथा ये है कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका के न्यायाधीशों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, तभी न्यायपालिका अपना काम पूरी तरीके से कर पाएगी। पांचवा है कि न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए, ठीक है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। हटा जाता है कि सरकार के किसी भी अंग का यदि कोई भी बंदा न्यायपालिका के द्वारा बताए गए बात पे नहीं चलता है या फिर कुछ विवाद करता है, कुछ गलत कार्य करता है, तो न्यायपालिका उसे सजा जरूर सुनाएगी। इस मामले में कोई भी नहीं रोक सकता उसे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें, ओके बच्चों। तो इन कारणों से हम कह सकते हैं कि, या फिर ये कह सकते हैं, इन तरीकों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को और मजबूत बनाया जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। तो जुडिशियरी की इंडिपेंडेंसी से आप क्या समझते हैं। तो पॉइंट यहाँ से शुरू हो जाएंगे आपके सारे के सारे, टोटल 6 मैंने आपको बता दिए, आप इजीली लिख भी सकते हैं। ओके बच्चों, आगे बात करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में संघवाद का वर्णन करो। भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था, 19 में आ गया ये। चलिए, भारत में संघवाद का वर्णन करो। तो भारत में संघवाद कैसे लिखेंगे। बेसिकली भारतीय संविधान का जो सबसे पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 1, इसमें भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। अर्थात भारत जो है, पहले तो ये समझो कि संघवाद का मीनिंग क्या होता है। संघ प्लस में वाद, यानी कि एक साथ रहने का विचार। तो जब दो या फिर दो से अधिक राज्य जब एक साथ मिलकर रहते तो उसे हम संघवाद कहते हैं। इसीलिए भारत को अनुच्छेद नंबर 1 भारतीय संविधान में क्या कहा गया है बच्चों, राज्यों का संघ, ठीक है। दूसरा जाता है कि जब राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे, तो उस समय हमारे जो नेता थे उन्होंने ये पहले ही तय कर लिया था, संविधान बनाने से पहले ही, आंदोलन के दौरान ही, कि हम अपने देश को ना 2 पार्ट में बांटेंगे, मतलब शक्ति के आधार पे, जिसमें एक तो रहेगा केंद्र का और दूसरा रहेगा प्रांत का, ताकि जो सरकार है वो दोनों सुचारू रूप से चलती रहे, ठीक है। तीसरा, भारतीय समाज में क्षेत्रीय व भाषाई विविधता बहुत है, जैसे कि बहुत सारे लोग, जैसे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक है, और पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर, बेसिकली वो क्या बोलते हैं, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बहुत सारे जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में सभी को एक जैसा अवसर मिल सके, ठीक है, शासन का अवसर मिल सके सभी लोगों को प्रत्यक्ष के आधार पे, तो इसके लिए ये जरूरी था, ठीक है। चौथा, भारतीय संघवाद के अनुसार भारत में एक संघीय सरकार है, जिसे हम केंद्र बोलते हैं, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी तरीके से एक प्रांतीय सरकार है, हर एक राज्य की अपनी अपनी सरकार होती है, ये बात आ जाएगी। और पांचवा है कि भारतीय संविधान में सभी शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट दिया हुआ है, और यदि कभी भी संघ के मामले में, केंद्र और राज्य के मामले में कोई विवाद होता है शक्ति के मामले में, तो उसको सुलझाने के लिए न्यायपालिका है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान अन्य देशों के संविधान, लाइक नाइजीरिया, अमेरिका, जर्मनी, ऐसे देशों के संविधान से बहुत ही ज्यादा अलग है, ठीक है ना। ये सारी बातें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है भाई। तो बाद में संविधान का वर्णन इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देखेंगे, डिस्क्राइब द फेडरलिज्म इन इंडिया। तो फेडरलिज्म इन इंडिया को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, उस बारे में आप ये सारी की सारी बातें यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए, आखिरी क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, और वैसे 1 घंटा तो हमारा हो ही चुका है, बस आखिरी क्वेश्चन है 5 मिनट में, ये भी कंप्लीट। क्वेश्चन ये है
74वें संविधान संशोधन का वर्णन करो। भाई ये प्रश्न ना ज्यादातर आपसे 6 मार्क्स में पूछा गया, मैंने 6 मार्क्स में आपको करवा भी रखा है कई बार, ठीक है, लेकिन 6 मार्क्स में और ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो वो आपको बताने जरूरी है, तो वो आपको मैं कल बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसको समझो। 74वें संविधान संशोधन का वर्णन। संविधान का 74वां संशोधन बेसिकली जो शहरी स्थानीय संशोधन है, नगर पालिका, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। बेसिकली 74वां प्लस में 73वां, ये मिला के 6 नंबर में आएगा, 74वां केवल 4 नंबर में आएगा, ठीक है। कई बार 73वीं को 6 नंबर में पूछा जा सकता है। ओके बच्चों, तो 74वां संविधान संशोधन जो शहर का स्थानीय शासन है यानी कि नगर पालिका, इससे जुड़ा हुआ है। 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन पारित होते हैं और 93 में दोनों ही लागू हो जाते हैं, ठीक है। मेन जो इसकी बात है 74वें संविधान संशोधन की, वो है शहरी इलाके के बारे में, ठीक है। शहरी इलाके के बारे में, कैसा इलाका, शहरी कैसे होगा कोई। बेसिकली संविधान संशोधन में ये कहा गया कि ऐसे इलाके जहां की जनसंख्या कम से कम 5,000, यानी कि मान लेते हैं ये कोई इलाका है तो इसकी जनसंख्या बच्चों कम से कम होनी चाहिए 5,000, तभी वहां पे नगर पालिका बनाई जाएगी, ठीक है। और तभी भी नहीं, तब बनाई जाएगी जब यहाँ पे रहने वाले 5,000 लोगों में से कम 4,000 बंदे जो है ना, वो खेती का काम छोड़ के अन्य कार्यों में लगे हुए हो, ठीक है। और साथ ही हर एक प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति होने चाहिए। ये 3 प्रक्रियाएं बताई गई एक शहरी इलाके की, ठीक है। विशेष बात ये थी कि अनेक रूपों में 74वें संविधान संशोधन में ना 73वें संविधान संशोधन की जो बात है उसका दोहराव है। कैसा दोहराव है इसमें, ये कहा गया है जैसे प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ठीक है। शहरी जैसे होता है ना कि हम अपने गांव या जिला स्तर के शासन को खुद ही चुनते हैं, सरपंच वगैरह को खुद ही चुनते हैं, तो ऐसा ही स्थानीय जो शासन की नगर पालिका उसमें भी होगा। आरक्षण जैसे गांव जिला स्तर पे दिया गया, ऐसे ही नगर पालिकाओं में भी है। विष्णु का स्थानांतरण किया है, वैसे इसमें भी है। प्रादेशिक चुनाव आयुक्त के द्वारा इसके चुनाव करवाए जाएंगे, वो भी आ जाता है। प्रादेशिक वित्त आयोग होगा और ये नगर पालिकाओं पर लागू होगा, मेनली ये बात है, ठीक है भाई। आ गया सिंपल सा समझ में। इसी तरीके से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहां से देखेंगे, डिस्क्राइब द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो क्या था एंड प्रोविजंस ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आप ये 2 पॉइंट, पहले तो मेनली यही पॉइंट है, बाकी का ये आपका तीसरा पॉइंट मेन आ जाता है बस। ओके बच्चों, वेल खत्म हो गया हमारा आज का वीडियो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था आपकी किताब का भारतीय संविधान सिद्धांत वाली का, जो मेन क्वेश्चन थे आपके, वो हमने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बुक का ना 4 पार्ट में से सबसे पहला पार्ट आपके 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे 25, वो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। अब ये दूसरा जो पार्ट है जिसमें मैंने आपको 4 मार्क्स से टॉप 20 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, ये भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस बुक के बचते हैं हमारे ड्यू बचते हैं 2, एक तो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस और 50 प्लस एमसीक्यू वाले, तो वो भी मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला हूं, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है बच्चों। बाकी आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो जितना हो सके बच्चों वीडियो को आप लाइक जरूर करना, क्योंकि आप सभी को पता है कि इतना अच्छी तरीके से समझाना, इतनी बड़ी वीडियो बनाना और ऊपर से आपको ना इतना अच्छी तरीके से समझाना, आपकी प्रैक्टिस करवाना, और मतलब काफी ज्यादा मेहनत होती है इस चीज में। और ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कोई मेहनत नहीं, बस मेरे लिए आपका ये प्यार है कि मैं आपको अपनी तरफ से जितना हो सकता है आपके एग्जाम में हेल्प करने के लिए वो अपनी तरफ से आप एफर्ट्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप इन वीडियोस को अच्छे से देखो, समझो, और जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ में शेयर करो, ताकि आप जो समझ रहे हो आपके दोस्त भी समझें और वो भी अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है भाई। तो अगर आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको देखें। और साथ ही आप सभी मुझे अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट देके हमें जरूर जाना, जिससे हमें पता लग सके कि हाँ भाई आपको सारी बातें समझ में आई, ठीक है बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।